नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझने वाले हैं। एक ऐसा दौर जब हुकूमत एक प्राइवेट कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के पास चली गई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है ना, कि 100 साल से भी ज्यादा एक देश नहीं बल्कि एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर राज कर रही थी। हम इस पूरे बदलाव को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे उस मोड़ से जहां कंपनी का शासन टूटने की कगार पर पहुंच गया था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा सिस्टम अपनी हद पर पहुंच गया। एक तरह से बारूद का ढेर कैसे तैयार हुआ। देखिए, 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ। इसकी जमीन कई सालों से बन रही थी। कंपनी की कुछ पॉलिसियां थी जिन्होंने आग में घी का काम किया, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत झांसी और नागपुर जैसे राज्यों को हड़प लिया गया, फिर अवध पर कब्जा कर लिया, और तो और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने सिपाहियों को समंदर पार जाकर लड़ने पर मजबूर कर दिया, जो उस वक्त उनकी मान्यताओं के खिलाफ था। इन सब ने मिलकर एक जबरदस्त गुस्सा पैदा कर दिया था। तो ये जो विद्रोह था, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसी घटना जिसने लंदन में बैठे लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत को लेकर अब उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने हालात को संभालने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अब सीधा कंट्रोल ही एकमात्र रास्ता बचा है, और इसी सोच का नतीजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये वो कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और उसकी सारी ताकत, सारे इलाके, सब कुछ सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ताज के हवाले कर दिया। इसी के साथ ब्रिटिश राज का दौर शुरू हुआ। अब माहौल को शांत करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए, जैसे कि अब और राज्यों पर कब्जा नहीं होगा, राजा महाराजाओं का सम्मान किया जाएगा और धर्म के मामले में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो ठीक है, ये तो हुई बातें, पर असल में जमीन पर सरकार का नया ढांचा दिखता कैसा था। लंदन में पहले एक कंफ्यूजिंग सा सिस्टम था, जहां बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों थे। अब इसे हटाकर एक बहुत पावरफुल पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो सीधे ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था। और भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी था, उसे एक नया टाइटल दिया गया, वाइसराय। ये दिखाने के लिए कि वो रानी या राजा का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। और मजे की बात यह है कि एक ही शख्स, लॉर्ड कैनिंग, इस पूरे बदलाव का चेहरा बने। वो कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल थे और क्राउन के पहले वाइसरॉय। चलिए अब इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असल में फर्क क्या था। इस टेबल से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। सबसे बड़ा बदलाव देखिए। कंपनी का मकसद था व्यापार से फायदा कमाना, जबकि क्राउन का मकसद था शाही कंट्रोल यानी साम्राज्य पर पकड़ मजबूत करना। और अब जवाबदेही सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को देनी थी, कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट का बदलाव था, मतलब ऊपर के लोग बदल गए, या फिर सच में कुछ मौलिक बदलाव हुआ था? सच तो ये था कि नई व्यवस्था के बावजूद भारत में ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ मालिक बदले थे, सिस्टम नहीं। जमीन पर वही अफसर, वही कानून चल रहे थे, और जो काउंसिल बनाई गई उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो फिर इस नए दौर की विरासत क्या रही? इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। अंग्रेजों ने 1857 से एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। उन्होंने अब राज्यों को हड़पना छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने भारतीय राजा महाराजाओं को ही साम्राज्य की ढाल बना लिया, ताकि भविष्य में फिर कोई बड़ा विद्रोह ना हो। और यहीं से क्राउन की सबसे खतरनाक पॉलिसीज में से एक सामने आती है, फूट डालो और राज करो। ये एक सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत भारतीय समाज को धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटा गया, ताकि वे कभी एक होकर अंग्रेजों का सामना ना कर सकें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या 1858 का ये बदलाव आधुनिक भारत की शुरुआत थी, या फिर ये बस गुलामी का एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा एफिशिएंट तरीका था?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक ज्यादा कंट्रोल वाले सिस्टम ने अनजाने में ही उस विरोध को भी जन्म दिया जो एक दिन उसे उखाड़ फेंकने वाला था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिस्ट्री ऑफ भारत की पूरी सीरीज के सभी पार्ट जरूर देखें। मैं हर दिन नया पार्ट अपलोड करता हूँ। जुड़े रहें। धन्यवाद।